जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद सौरभ पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखा था, जिसमें हम लोगों के 7 रूल हो गए थे। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। आज अपना जो पहला रूल है वो ये है कि अगर पुल्लिंग शब्दों में ता लगा है, अगर कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके लास्ट में ता आता है, तो उसकी जगह में हम त्री प्रत्यय लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे। क्या करेंगे? जैसे कोई हमारा एक पुल्लिंग शब्द है, उसमें लास्ट में आता है ता, ता में बड़ा की मात्रा, तो उसको अगर हमको स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो उसको क्या करेंगे? ता की जगह त्री कर देंगे। ठीक, तो इसको लिखते हैं। 8 नंबर है। 8 नंबर, कुछ कुछ पुल्लिंग कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अंत में ता की जगह ता की जगह त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जैसे नेता पुल्लिंग शब्द है, तम बड़क मात्रा आ रही तो हो जाएगा नेत्री। दाता तो आ जाएगा दात्री। अभिनेता तो हो जाएगा अभिनेत्री। फिर रचयिता रचयित्री। कर्ता तो हो जाएगा कर्ती। विधाता विधात्री। ठीक, तो ये हो गया अपने कुछ एग्जाम्पल हो गए कि अगर पुल्लिंग शब्द हैं और उनके अंत में ता आ रहा है, तो उनको अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? ता की जगह त्री कर देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं अगले नंबर में। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है कि कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कोई भाववाचक या जातिवाचक शब्द होंगे, उनमें हम केवल नी लगा देंगे तो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होंगे पहले और जब नी लगा देंगे तो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। तो लिखते हैं कुछ जातिवाचक कुछ जातिवाचक
एवं भाववाचक भाववाचक संज्ञा शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर में नी प्रत्यय लगाकर नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बनाया जाता है। जैसे जैसे मोर। मोर से क्या बन जाएगा? मोर से बन जाएगा मोरनी। शेर। शेर से बन जाएगा शेरनी। ऊंट। ऊंट से बन जाएगा ऊंटनी। भील। भील से बन जाएगा भीलनी। ठीक। तो ये कुछ जातिवाचक और भाववाचक शब्द ऐसे थे जिनमें हम नी प्रत्यय लगाकर केवल उनको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब 10th रूल है अपना कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनमें इन्हीं प्रत्यय लगाकर हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय लगाकर इन्हीं प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हाथी से बन जाएगा हथिनी। हाथी से क्या बन जाएगा? हथिनी। और तपस्वी से बन जाएगा तपस्विनी। तपस्वी से क्या बन जाएगा? स्वामी से बन जाएगा स्वामिनी। स्वामी से बन जाएगा स्वामिनी। मनस्वी से बन जाएगा मनस्विनी। मनस्वी से बन जाएगा मनस्विनी। एकाकी से बन जाएगा एकाकिनी।
एकाकी से बन जाएगा एकाकिनी। हंस से बन जाएगा हंसिनी। हंस से हंसिनी। अभिमान से बन जाएगा अभिमानिनी। अभिमान से बन जाएगा अभिमानिनी। हितकारी से बन जाएगा हितकारिणी। हितकारी से बन जाएगा हितकारिणी। सुहास से बन जाएगा सुहासिनी। सुहास से बन जाएगा सुहासिनी। ठीक, तो ये हो गए कुछ उदाहरण जो पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। हाथी से हथिनी, तपस्वी से तपस्विनी, स्वामी से स्वामिनी, मनस्वी से मनस्विनी, एकाकी से एकाकिनी, हंस से हंसिनी, अभिमान से अभिमानिनी, हितकारी से हितकारिणी, सुहास से सुहासिनी। अब आ जाते हैं अपने अगले नंबर पर, जो कि है अब 11 नंबर अपना। 11 नंबर। अब ये संस्कृत के शब्दों के लिए है कि जैसे संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में जिनके अंत में मान या वान लगा रहता है, उनमें क्या करेंगे, वती या मति लगा देंगे। ठीक, जैसे बुद्धिमान, इस तरीके से पुल्लिंग शब्दों में लगा रहते हैं ना, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तो उनमें क्या करना है, उसकी जगह में मान या वान की जगह में लगा देंगे मति। ठीक, तो वो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमती हो जाएगा। मान की जगह में या वान की जगह में हमको वती या मति लगाना है। ठीक, तो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में मान और वान इधर या वान लगा हो उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मान या वान की जगह मति या वती लगा देते हैं। क्या करेंगे, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द होंगे जिनके अंत में अगर कोई शब्द है संस्कृत का
और पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में मान या वान लगा है, तो जब अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मान और वान को हटा देंगे और उसकी जगह में मति या वति दो में से जो उपयुक्त होगा उसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्रीमान, श्रीमान, तो श्रीमान की जगह में बन जाएगा श्रीमती, श्रीमती। पुत्रवान, तो हो जाएगा पुत्रवती। बुद्धिमान, तो हो जाएगा बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मान, तो हो जाएगा आयुष्मती। भगवान, भगवती। धनवान, तो हो जाएगा धनवती। धनवती। सत्यवान, सत्यवान, तो ये हो जाएगा सत्यवती, सत्यवती। ठीक, तो ये अपने हो गए, इतने कुछ शब्द हो गए जिनमें अगर मान या वान लगा होगा तो उनकी जगह में मति या वति लगाकर उसको हम बना लेंगे स्त्रीलिंग। ठीक, तो अपने अब बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ। अब 12th नंबर आ गया अपना। 12th नंबर ये है कि कुछ अकारांत शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम बड़ा आ लगा देते हैं, तो उससे ही, केवल बड़ा आ लगाने से ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। संस्कृत के कुछ अकारांत शब्द ऐसे होंगे जो पुल्लिंग होते हैं और उनके अंत में छोटा आ की जगह बस बड़ा आ कर देंगे तो वो बन जाएंगे स्त्रीलिंग। तो इसको लिख लेते हैं। संस्कृत के कुछ अकारांत शब्दों में अकारांत का मतलब ये होगा कि लास्ट में उसमें छोटा आ रहा होगा। शब्दों में आ लगा देने से वे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे तनुज, तो तनुज से बन जाएगा तनुजा।
चंचल तो बन जाएगा चंचला। फिर आत्मज तो बन जाएगा आत्मजा। आत्मजा। शिष्य शिष्य। सुत सुता। प्रिय प्रिय से प्रिया। कांत कांत से बन जाएगा कांता। सुलोचन सुलोचन से बन जाएगा सुलोचना। सुलोचना। पूज्य पूज्य से बन जाएगा पूज्य। श्याम श्याम से बन जाएगा श्यामा। श्याम से क्या बन जाएगा श्यामा। ठीक। तो ये शब्द हो गए। जो शब्द हमारे कैसे होंगे होंगे अकारांत शब्द। देखो इसके अंत में आ है, छोटा आ रहा है, इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा, इसमें भी, ये सब अकारांत शब्द है कि अंत में आ रहा है। तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो पुल्लिंग जब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो बस छोटे आ को बड़े आ में परिवर्तित कर देंगे और हमारा लिंग परिवर्तित हो जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ठीक। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एकदम से अलग होते हैं, उनको लिख लेते हैं। लिख लेंगे एकदम भिन्न रूप में लिंग परिवर्तन, जिनमें कुछ भी नियम नहीं लगता है। एकदम भिन्न रूप में लिंग का परिवर्तन। ठीक। जैसे कवि, कवि का कवित्री। फिर युवा, युवा का युवती। विद्वान का विदुषी। पति का पत्नी। भाई का भाभी। पिता का माता। चाचा का चाची। बहनोई का हो जाएगा बहन। साधु का
साध्वी, विदुर का, विदुर का, विधवा, वीर का, वीरांगना, नंदोई का, ननद, पुत्र का, पुत्री, इंद्र का, इंद्राणी, ऋषि का, ऋषिका, ऋषिका, कुंवर का, कुंवारी, साहब का, साहिबा, नर्तक का, नर्तक का हो जाएगा नर्तकी, नर्तकी, द्रोही का, द्रोहिणी, द्रोही का हो जाएगा द्रोहिणी, सम्राट का, सम्राज्ञी, सम्राट का हो जाएगा सम्राज्ञी। ठीक, तो ये जो एकदम भिन्न शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने में एकदम भिन्न हो जाते हैं, उनको हमने लिख लिया है। कौन कौन से होंगे? जैसे कवि से कवित्री, पति से पत्नी, चाचा से चाची, विदुर से विधवा, पुत्र से पुत्री, कुंवर से कुंवारी, द्रोही से द्रोहिणी, युवा से युवती, युवा से युवती, भाई से भाभी, बहनोई से बहन, वीर से वीरांगना, इंद्र से इंद्राणी, साहब से साहिबा, सम्राट से सम्राज्ञी, विद्वान से विदुषी, पति से पिता से माता, साधु से साध्वी, नंदोई से ननद, ऋषि से ऋषिका और नर्तक से नर्तकी। ठीक, तो यहाँ तक अपना हो जाता है पूरा एकदम चैप्टर। और अब इस पार्ट के बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी हम लोग इधर ही पढ़ लेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम लिख लेंगे। सबसे पहला है कि लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। कोई पूछेगा कि लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, तो हम बताएंगे कि लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। ठीक, तो ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लिंग है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है?
ये हम सभी लोग जानते हैं कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसमें हम तत्सम रूप में लिंग को कैसे लिखते हैं और अर्ध तत्सम रूप में हम लिंग को कैसे लिखते हैं, ये दोनों तरीके हम लोग लिख लेते हैं। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द है। इसका तत्सम, इसका तत्सम जो होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे अंगा और ये लिंग। ठीक, लिंग और अर्ध तत्सम रूप, अर्ध अर्ध तत्सम लिंग होता है। देखो, जब हम लोग वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था ना कि जब उड़ने ये वाली हमको हटानी होती है बिंदु, तो हम किस तरीके से इसको हटाते हैं, ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। उसी तरीके से ग अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा है, ग का वर्ग में आता है, और का वर्ग का फिर हमको पंचम वर्ड लिखना पड़ेगा अगर हम उड़ने ऊपर वाली बिंदु हटाते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं। इसी से लिखा, अगर हमको इस बिंदु को हटाना है तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये बिंदु लगा है उसका उस वर्ग का पंचम वर्ण लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ग का पंचम वर्ण अंगा होता है, तो बस पॉइंट हटाएंगे, अंगा लिख देंगे। समझ गए, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अच्छा किन्नर शब्द के बारे में देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किन्नर शब्द को पुल्लिंग माना जाता है डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार। तो लिख लेंगे इसको, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार, नंदन के अनुसार किन्नर शब्द को, किन्नर शब्द को पुल्लिंग माना जाता है। किन्नर शब्द को पुल्लिंग माना जाता है। अब हम देखेंगे आगे, हमारा बस एक टॉपिक बचा है कि क्रिया पर लिंग का प्रभाव, क्रिया पर लिंग का प्रभाव, क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है लिंग का, अब इसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला ये कि अगर हमारा जो वाक्य है वो वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है, तो क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार चलती है।
मतलब कर्ता का जो लिंग होगा उसी हिसाब से क्रिया भी होगी। अगर कर्ता का लिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से क्रिया चलेगी, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगी। इसको लिख लेते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल में, एवं भविष्य काल में, भविष्य काल में क्रिया कर्ता के, कर्ता के लिंग के अनुसार लिंग के अनुसार चलती है। जैसे पहले देखेंगे वर्तमान काल का उदाहरण देखेंगे पहले। वर्तमान काल, तो इसको देखते हैं इसमें कैसा। अभी कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे राम लिख रहा है, लिख रहा है। तो और दूसरा लिखा जाए, सीता, सीता लिख रही है। देखिए इधर जब कर्ता हमारा राम था, राम कैसा है, पुल्लिंग है, तो इधर था रहा है। और जैसे ही कर्ता चेंज हुआ, कर्ता स्त्रीलिंग हुआ, तो क्रिया भी हमारी कैसी हो गई, चेंज हो गई। क्रिया चेंज होकर हो गई रही। ठीक। अब देखते हैं भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल, भविष्य काल है जैसे राम लिखेगा, लिखेगा। और इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अगर इसका आगे वाला कर्ता चेंज कर दिया जाए, सीता लिखेगी। देखो वर्तमान काल में भी चेंज हो गया था और भविष्य काल में भी ये चेंज हो गया। लेकिन मेन चीज समझने की आती है भूतकाल की। तो भूतकाल में इसको समझने के लिए तीन स्थिति होंगी। तीन कौन कौन सी स्थिति होंगी? पहली स्थिति भूतकाल की ये होगी कि जब क्रिया अकर्मक हो। कैसी क्रिया हो? अकर्मक क्रिया हो। तो जो क्रिया होगी वो कर्ता के लिंग के अनुसार बदलती है। अगर हमारी क्रिया अकर्मक है, कैसी है? यदि हमारी क्रिया अकर्मक है तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। मतलब अगर एक काम नहीं कर रहा है आदमी तो वो किसके हिसाब से चलेगा? जो काम करने वाला है उसके हिसाब से चलेगा। जैसे क्रिया अकर्मक है मतलब काम नहीं करती है, तो वो जो काम कर रहा होगा उसी के हिसाब से चलेगा। अगर भाई काम नहीं कर रहे हो तो दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं भूतकाल। भूतकाल के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। भूतकाल, पहली कंडीशन है कि जब क्रिया, जब क्रिया अकर्मक हो, अकर्मक हो तो क्रिया कर्ता के, क्रियाकर्ता के, कर्ता के अनुसार
बदलती है। जैसे जैसे देखते हैं, जैसे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया हम लोग क्रिया वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जैसे राम सो रहा है, नहीं सो रहा था। ठीक। दूसरा लिख दें सीता, अब आगे का कर्ता चेंज कर देंगे और लिंग परिवर्तित हो जाए उससे। सीता सो रही है, सो रही थी, है में तो आ जाएगा वर्तमान काल ना। तो इधर राम था तो इधर रहा आया, और जैसे ही इधर सीता आ गया तो इधर आ गया रही। मतलब कर्ता के चेंज होने से क्रिया हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब हमारी क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। ये हमको याद रखना है कि जब क्रिया हमारी अकर्मक हो और वाक्य हमारा भूतकाल में हो तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलेगी। अब इसी में आती है दूसरी कंडीशन, जब हमारी क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। हमेशा कर्मक तो बनी नहीं रहेगी। तो अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होगा कि जब क्रिया हमारी सकर्मक होगी, कैसी होगी, क्रिया हमारी होगी सकर्मक और वाक्य होगा हमारा सामान्य भूतकाल का। किसका होगा, सामान्य भूतकाल का। तो क्या होगा कि कर्ता के पहले ने लग जाएगा। ठीक। कर्ता के पहले क्या लग जाएगा, कर्ता के पहले लग जाएगा ने। तो फिर जो वाक्य की क्रिया होगी वो कर्ता के हिसाब से न बदलकर कर्म के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जब हमारा जो वाक्य है वो सामान्य भूतकाल का हो और क्रिया हमारी सकर्मक हो, ठीक है, तो कर्ता जो होगा उसके पहले उसके बाद में ने लग जाएगा और जो क्रिया होगी हमारी वो कर्म के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, जब क्रिया जब क्रिया सकर्मक हो, सकर्मक हो और वाक्य सामान्य भूत का हो, वाक्य सामान्य भूत काल में हो, भूतकाल में हो, तो कर्ता के साथ, तो कर्ता के साथ ने लग जाता है, लग जाता है, जिस कारण जिस कारण क्रिया कर्ता को भूलकर, क्रिया कर्ता को भूलकर कर्म के अनुसार, कर्ता को भूलकर कर्म के अनुसार, कर्म के कर्म के अनुसार लगती है। जैसे राहुल ने किताब पढ़ी, राहुल ने किताब पढ़ी। और लिख दें सीता ने अखबार पढ़ा, अखबार
पढ़ा। इसमें क्या हुआ, देखो, इधर राहुल है, फिर भी इधर आ रहा है पढ़ी, जबकि पढ़ी किसके लिए यूज होता है, पढ़ी यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए। और जबकि इधर सीता है और इधर लगा है पढ़ा, वो पढ़ा यूज होता है पुल्लिंग के लिए। तो इसमें क्या हुआ है, देखो, ये हमारी पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। पढ़ना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन ये वाक्य हमारा सामान्य भूतकाल का है, कर्ता के बाद में ने लगा है। देखो, कर्ता के बाद में ये ने लगा है, तो जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से चल रही है। क्रिया किसके हिसाब से चल रही है, कर्म के हिसाब से। और इधर है किताब, किताब होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की वजह से इधर लग गया पढ़ी। अखबार होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग के हिसाब से लग गया पढ़ा। ठीक, तो अभी समझ में आ गया होगा। अब इसी में बस लास्ट टॉपिक बचता है, तीसरा नंबर है। अब तीसरा नियम हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा वाक्य कैसा हो, भूतकाल का हो और कर्ता के पहले ने लिखा हो, कर्ता के बाद में मतलब पहले कहाँ से आ जाएगा, कर्ता के बाद में ने हो और कर्म के बाद में को या कर्म के साथ में को, तो क्या होता है कि जो हमारी क्रिया होती है वो सदैव पुल्लिंग एक वचन की रहती है। कैसी रहेगी, स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग एक वचन की रहेगी। चाहे कर्ता हमारा स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं कि जब जब वाक्य में जब वाक्य में कर्ता के साथ वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को, कर्म के साथ को लगा हो, को लगा हो, तो क्रिया स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग एक वचन रहती है। पुल्लिंग एक वचन वचन रहती है। जैसे जैसे इसको लिखेंगे, राम ने सीता को देखा, सीता को देखा। माँ ने बच्चों को सुलाया, बच्चों को सुलाया। ठीक, अब देखो क्या है कि जो हमारा कर्ता है, कर्ता के बाद में नहीं आ रहा है, और जो हमारा कर्म है, कर्म के बाद आ रहा है को। तो जो हमारी ये क्रिया है देखना, तो ये पुल्लिंग एक वचन के हिसाब से लग जाएगी स्वतंत्र रूप से। फिर इधर देखो, ये स्त्रीलिंग है, इसके साथ पर कर्ता भी है माँ, तो ने आ गया, बच्चों के साथ को आ गया, फिर से ये वाली कंडीशन आ गई, तो इधर भी आ गया सुलाया। और क्रिया हमारी फिर किस हिसाब से लगेगी, पुल्लिंग एक वचन। ठीक, तो ये नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो कि पहले वाला, ये वाला तो बिल्कुल इजी था कि वर्तमान काल एवं भविष्य काल में जो क्रिया होगी वो कर्ता के लिंग के अनुसार बदलती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर भूतकाल की 3 कंडीशन आ जाती हैं, उनको हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो अब यहाँ अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और यहाँ तक साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।